नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक की हमारी इस स्पेशल पेशकश में, जिसमें हम आपको बताएंगे चुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर यानी कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से। बीजेपी 10 मई को कर्नाटक में होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि पार्टी मंगलवार को राज्य कोर कमेटी की बैठक के दौरान जिला समितियों द्वारा सुझाए गए नामों पर चर्चा करेगी और फिर इसे केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया जाएगा। संसदीय बोर्ड की बैठक 8 अप्रैल को हो सकती है, जहां चर्चा के बाद नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास पहले से ही प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट आ गई, लेकिन शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों पर प्रत्येक जिला कोर कमेटी की राय मांगी गई। मुख्यमंत्री बोम्मई ने संकेत दिया कि चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी का टिकट पाने के लिए कड़ा मुकाबला है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर 3 से 4 उम्मीदवार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। यह इस बात का संकेत है कि बीजेपी की ही जीत होगी। संसदीय बोर्ड बीजेपी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। कर्नाटक बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बोर्ड के सदस्य हैं। बसवराज बोम्मई किस तरह से इन उम्मीदवारों को आगे लिस्ट भेजी जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति के पास और वहां ये निर्णय होगा, बता रहे हैं, सुनिए। सचिवरू सॉरी प्रचार समितिया अध्यक्षराದಂತ बीजेपी उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए हमारे संसदीय बोर्ड की 8 अप्रैल को बैठक होने की संभावना है। हमारे पास हर विधानसभा सीट की सर्वेक्षण रिपोर्ट है। हमने शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों पर जिला कोर कमेटी की राय मांगी है। हम मंगलवार को राज्य कोर कमेटी की बैठक के दौरान जिला समितियों द्वारा सुझाए गए नामों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद इन नामों को केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया जाएगा। वहां पर चर्चा होने के बाद ही इन नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कुछ विधानसभा सीटें हैं जिन पर 3 से 4 उम्मीदवार हैं जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। ये इस बात का संकेत देता है कि हम कर्नाटक में जीतने वाली पार्टी हैं। तो राज्य बीजेपी अपना काम कर चुकी है, अब निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति को करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही हैं। जहां कर्नाटक में कांग्रेस ने मुंबई सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसे 40% कमीशन वाली सरकार घोषित कर दिया, वहीं बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस फाइल्स नाम का एक वीडियो और एक वीडियो सीरीज लॉन्च की। इस वीडियो सीरीज में बीजेपी ने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने अब तक कांग्रेस फाइल्स के 2 एपिसोड जारी किए हैं। बीजेपी ने दूसरे वीडियो के ट्वीट का कैप्शन दिया, पेंटिंग के नाम पर उगाही और पद्म भूषण देने के वादे की कहानी। वीडियो में येस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर का बयान दिखाते हुए कहा गया कि कांग्रेस ने उन्हें MF हुसैन की पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने पर मजबूर किया था। वीडियो में यह भी बताया गया कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने पेंटिंग खरीदने के लिए राणा कपूर को पद्म भूषण देने का वादा किया था। राणा कपूर ने ईडी के सामने खुलासा किया कि उन्हें प्रियंका गांधी से MF हुसैन की बनाई हुई एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया। पेंटिंग की कीमत 2 करोड़ रुपए थी और इन 2 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सोनिया गांधी के इलाज के लिए किया गया। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक राणा कपूर का ये भी कहना है कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने उन्हें चेताते हुए कहा था कि अगर वह पेंटिंग खरीदने से मना करते हैं तो गांधी परिवार के साथ उनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। मतलब क्लियर था कि उस 2 करोड़ के लिए गांधी परिवार धमकी का भी इस्तेमाल कर रहा था। ईडी की चार्जशीट में राणा कपूर ने यह भी कहा है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए का भुगतान प्रियंका गांधी को चेक से किया था, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर का बयान जो उन्होंने ईडी को दिया। राणा कपूर ने ईडी के सामने खुलासा किया कि उन्हें प्रियंका गांधी से MF हुसैन की बनाई हुई एक पेंटिंग खरीदने के लिए। इससे पहले रविवार को बीजेपी ने इस सीरीज का पहला एपिसोड लॉन्च किया। पार्टी ने ट्विटर पर 3 मिनट का वीडियो शेयर कर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन के दौरान करीब 4 करोड़ 82 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। बीजेपी के वीडियो में कहा गया कि कांग्रेस शासन के दौरान 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए की लूट हुई। वीडियो में कोयले से लेकर 2G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक का उल्लेख किया गया। यूपीए शासन में
आकाश से पाताल तक जमकर घोटाले हुए। कांग्रेस की यूपीए सरकार में इतने घोटाले हुए कि ये घोटालों की सरकार ही बन गई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, लगभग 10,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले, इटली से 12 हेलीकॉप्टर के सौदे में 362 करोड़ रुपए की रिश्वत, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी के लिए 12 करोड़ का घूसकांड। ये वो दिन थे कि अखबार या कोई भी खबरिया चैनल खोलिए तो घोटालों और घूसखोरी की खबरें सुर्खियां बटोरती थी और देशवासियों का सिर शर्म से झुक जाया करता। और आइए अब खबर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की। यूपी में निकाय चुनावों का रास्ता साफ होने के बाद राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मिलकर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन ये गठबंधन इतना आसान नहीं है। सीटों को लेकर अखिलेश यादव और जयंत के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए दोनों पार्टियों के नेता दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में किसी एक को प्रत्याशी बनाना दोनों दलों के लिए चुनौती बन गया है। चुनाव लड़ने के इच्छुक दोनों पार्टियों के नेता लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपने राजनीतिक आकाओं के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में गठबंधन के सामने अपने नेताओं को काबू में रखना बड़ी चुनौती है। फिर भी बगावत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि दोनों पार्टियों के नेताओं का कहना है कि आपसी सामंजस्य से उम्मीदवार तय किए जाएंगे और सीटें तय करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति 2024 से पहले यूपी में निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बीजेपी को टक्कर देने के लिए दोनों पार्टियां पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी हैं। और आइए अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर उनसे उनके पिता को छीन लेने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने संभाजीनगर में एक रैली के दौरान कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी की मदद की और अब बीजेपी ने उनका चिन्ह, नाम और यहां तक कि उनके पिता को छीन लिया। ठाकरे ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी मोदी के नाम का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र आए और ठाकरे उन्हें पिता के नाम से जवाब देंगे। देखते हैं कौन जीतता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का जन्म बीजेपी को आगे ले जाने के लिए नहीं हुआ। शिवसेना का जन्म भूमिपुत्रों, देशभक्तों की रक्षा के लिए हुआ। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हिंदुत्व विचारक दिवंगत वीर सावरकर के अखंड भारत के सपने को पूरा करने की चुनौती दी। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से तमाम गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी विपक्षी दल सामाजिक न्याय के मामले पर दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन की अगुवाई डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन कर रहे हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाना और सामाजिक न्याय आंदोलन के लिए संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम विषय पर अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन को हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई विपक्षी दिग्गज वर्चुअल रूप से इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के रूप और उसके प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल होंगे। सम्मेलन में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी के छगन भुजबल, आरजेडी के मनोज झा, इंडियन मुस्लिम लीग के ईटी मोहम्मद बशीर, बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति के केशव राव और एमडीएम के नेता वाइको भी शामिल होंगे। सामाजिक न्याय पर इस कार्यक्रम को स्टालिन चेन्नई से संबोधित करेंगे। 20 और 25 मिनट का उनका यह संबोधन होगा वर्चुअली। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। देखते रहिए आज तक।